हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधि वेद्य। इस वीडियो के अंदर हम आगे का पार्ट देखेंगे जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक साइंस के अंदर ही कवर होता है। बेसिक्स है। जैसे कि सबसे पहले आपने हो सकता है ये सब चीज़ों के बारे में सुना भी होगा और कहीं ना कहीं देखा भी होगा। कहीं ना कहीं छोटा क्वेश्चन इस चीज़ से भी आ जाता है यूजीसी नेट पे। जहां जहां भी बीच में ऐसा कोई टॉपिक आएगा जो मुझे क्लिक होगा कि ऑलरेडी आ चुका है, वहां मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगी, तो आपको रिविजन करने में या पढ़ने में इजी होगा। नाउ इस स्लाइड के अंदर जैसा कि दिखाया गया है कि क्राइम सीन जो है उसको कैसे डिवाइड करा है। ठीक है, तो क्राइम सीन को आप दो चीज कर सकते हैं क्राइम सीन के साथ। एक तो प्रिजर्व कर सकते हैं क्राइम सीन को, एक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोनों टर्म बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के। इजी वे में समझते हैं क्या होता है। प्रिजर्व करना मतलब किसी भी, जैसे ये बॉक्स दिखाया गया है, मैंने एक एग्जांपल की फॉर्म में दिखाया है बॉक्स को कि प्रिजर्व करना है। ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने ये एविडेंस है, इस एविडेंस को मैं इसके अंदर रख दूंगी और ऊपर से पैक कर दूंगी। प्रिजर्व हो गया। मैं आगे कभी भी इसको जा करके देख सकती हूँ। प्रिजर्व हो गया। जैसे कि आप फूड प्रोडक्ट्स के अंदर देखते हैं, अपने डेली रूटीन में आप जो पैकेज्ड फूड बाय करते हैं बाहर से, उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव ऐड होता है। क्या होता है प्रिजर्वेटिव? उसके अंदर डाला जो भी आपका खाने का आइटम था, लाइक आपका अचार है या कोई भी खाने की चीज है, आपने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला, उसको प्रिजर्व कर लिया कि आप उसको ज्यादा टाइम तक के लिए उसको पैक करके रख चुके हैं। अब आप कभी भी उसको यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। जैसे कोई बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, लिक्विड सैंपल्स होते हैं, उनको आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए ही प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि आप उस जगह को सील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे? क्राइम सीन की बात हो रही है तो किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सस्पेक्ट से, विटनेस से, और भी वहां पे जो भी एक्स्ट्रा लोग क्राइम सीन पर जमा हो जाते हैं, उन लोगों से आप क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिससे कि जो क्राइम सीन पर एविडेंस है, क्राइम सीन पर जो सामान है, वो आपका डिस्टर्ब ना हो, ऐसा का ऐसा ही क्राइम सीन आपको मिले, इसलिए आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रिजर्वेशन की क्या टेक्निक्स होती है क्राइम सीन को प्रिजर्व करने की? क्राइम सीन पूरा, क्राइम सीन में एविडेंस होते हैं, तो आप पूरे क्राइम सीन की बात कर रहे हैं। क्राइम सीन को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? उसके लिए हम फोटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। फोटोग्राफी कैसे हो गया? मल्टीपल एंगल से, आगे वाली स्लाइड में आपको मिल जाएगी ये चीज कि मल्टीपल एंगल से आप फोटोग्राफी करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का कैमरा जनरली क्राइम सीन फोटोग्राफी में, फॉरेंसिक फोटोग्राफी के अंदर डीएसएलआर का यूज करा जाता है। फोटोग्राफी करके आप प्रिजर्व कैसे कर रहे हैं? हमने क्राइम सीन पर गए, फोटोज कलेक्ट कर लिए, आगे कभी मुझे इसी केस को वापस देखना है, कहाँ कौन सा एविडेंस रखा था, किस एविडेंस के पास क्या चीज रखी थी, तो मैं उसको देख सकती हूँ, आगे भी नजर देख सकते हैं। प्रिजर्व हो गया फोटोग्राफी। स्केच, नेक्स्ट मेथड है स्केच। क्राइम सीन पर मल्टीपल एक्टिविटीज होती है, तो स्केचिंग, स्केच आर्टिस्ट भी होते हैं क्राइम सीन पर जो कि फोरेंसिक के स्पेशलिस्ट हैं। तो वो जिस तरीके का स्केच बनाएंगे, वो नॉर्मल आप किसी का पोर्ट्रेट नहीं फॉर्म कर रहे हैं, आप क्राइम सीन का पोर्ट्रेट फॉर्म कर रहे हैं, क्राइम सीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसका भी अलग अलग टेक्निक्स होता है। वो स्केच मेथड हो गया। स्केच में जैसे कि आप मेजरमेंट्स का यूज भी कर सकते हैं। मेजरमेंट्स आपने डाल दिए तो आप रिकंस्ट्रक्ट अगर कभी करेंगे क्राइम सीन को, तो वो बहुत इजी हो जाएगा कि कितना डिस्टेंस पे कौन सा एविडेंस प्रेजेंट था। जैसे कि एक इंडोर क्राइम सीन है, वॉल है, वॉल से कितना दूर आपको फायर आर्म मिला, वॉल से कितना दूर आपको ब्लड सैंपल मिला, ब्लड सैंपल, ब्लड जो पूल फॉर्म में है, कितना डायामीटर का था। ये सब चीजें आप स्केच में लिखेंगे। स्केच में स्केच आर्टिस्ट ये सब चीजें करता है। नेक्स्ट है वीडियोग्राफी। अब वीडियोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है? फोटोग्राफी के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसे भी हमको एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है। किसी के बिहाइंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो हमको फोटो के अंदर नहीं नजर आ रहा है, वो प्रॉब्लम हो रही है। वीडियोग्राफी के अंदर आप पूरा ओवरऑल अपना क्राइम सीन को कवर करेंगे। सिर्फ एक एविडेंस की वीडियोग्राफी नहीं होती, पूरे क्राइम सीन की ही वीडियोग्राफी होती है। ये भी चीज हो गई, ये भी क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के काम में आती है। प्रोटेक्शन के अंदर हम अगर देखते हैं तो बैरिकेडिंग करी जाती है। आपने देखा होगा जैसे कि इस इमेज के अंदर भी दिखाया गया, क्राइम सीन टेप का यूज करा जाता है क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए।
जिसको हम बैरिकेटिंग कहते हैं। ये हो गया प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से स्केचिंग मेथड्स हैं क्राइम सीन को स्केच करने के लिए, क्राइम सीन का ड्राइंग बनाने के लिए, स्केच बनाने के लिए। 4 मेथड्स होते हैं बेसिकली। एक है, सबसे पहला है बेस लाइन मेथड। जनरली बेस लाइन मेथड जो है वो हम आउटडोर क्राइम सीन के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेस लाइन जो है वो हम एक इमेजिनरी लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां पे कोई वॉल या कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं है। बेस लाइन हम बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? कोई भी लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। हम 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ए, रेफरेंस पॉइंट बी। दोनों जो रेफरेंस पॉइंट्स होंगे ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि कोई ट्री है, कोई लाइट का पोल है वहां पे लगा हुआ है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। वो कोई क्राइम सीन का पार्ट नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट थे और वो फ्यूचर में भी वहां प्रेजेंट होंगे। उन पॉइंट्स को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। रेफरेंस पॉइंट्स के थ्रू हमने एक बेस लाइन प्रिपेयर करी। अब उस बेस लाइन से कहाँ कहाँ एविडेंस प्रेजेंट है, उस एविडेंस की डिस्टेंस आप देख लेंगे। ये सबसे पहला और बेसिक है, इसलिए इसमें कोई एंगल्स वगैरह नहीं काउंट हो रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एक ब्रश मैंने बनाया है कि एक ब्रश एक एविडेंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब उस ब्रश का कौन सा पार्ट हम देखेंगे कि वो लाइन से मेजर करने में आए? तो इस ब्रश का कोई हम टिप से नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? सेंटर से देखेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहां से इसको मेजर कर लिया, अब जब मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ तब मैंने अगर इस ब्रश का जो टेल वाला पार्ट है वो यहाँ लगा दिया, तो क्या ये सही मेजरमेंट होगा? नहीं। इसलिए हम इसका सेंटर लेते हैं। सेंटर इसलिए लेते हैं कि अगर ब्रश की डायरेक्शन मैंने घुमा भी दी तो भी इस ब्रश की जो भी डिस्टेंस होगी बेस लाइन से वो सेम ही होगी। इसलिए हम सेंटर पार्ट लेते हैं, इसलिए हम सेंटर पार्ट से इसको मेजर करते हैं। अगर इसके अलावा कुछ एविडेंस, मान लीजिए आप यहाँ हैं, कोई एविडेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सबका मैं मार्किंग लूंगी इसी बेस लाइन के कंपेयर में। इस बेस लाइन से इसका कितना डिस्टेंस है इसको मैं मेजर करूंगी। वो जो मेजरेबल डिस्टेंस होगा उसको मैं क्राइम सीन स्केच जो फॉर्म हो रहा है उस स्केच के अंदर मैं पॉइंट टू पॉइंट मेंशन कर दूंगी कि जैसे ब्रश है तो वो कितना दूर है, यहाँ पे कोई फायर आर्म प्रेजेंट थी तो वो कितना दूर है, यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट प्रेजेंट थी तो वो कितनी दूर थी। ये चीज हो गई। 90 डिग्री एंगल पे मेजर करना है, कोई आप ऐसे टेढ़ा एंगल या फिर आप कोई पर्टिकुलर दूसरा एंगल नहीं ले सकते हैं, आपको 90 डिग्री पे मेजर करना है बेस लाइन में। ये हो गया बेस लाइन मेथड। नेक्स्ट है ट्राइंगुलेशन मेथड। अब ट्राइंगुलेशन मेथड नाम से समझ में आ रहा है ट्राइंगल बनना चाहिए। ट्राइंगल कैसे बनेगा? ये इंडोर आउटडोर दोनों क्राइम सीन्स के लिए यूज होता है। अब इंडोर इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई आप बेस लाइन नहीं बना रहे, इमेजिनरी लाइन नहीं बना रहे। ऑलरेडी आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए एविडेंस के पास में जो कि स्टेशनरी है, जैसे कि वॉल हो गई, टेबल हो गई, इस टाइप की चीजें जो बड़ी चीजें होती है जनरली वही आप एक लाइन की फॉर्म में ले सकते हैं। डोर को भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, वॉल है। अब वॉल के 2 एंड्स होने चाहिए, होते ही हैं वॉल के 2 एंड्स हैं, रूम का 2 कॉर्नर है। अब मैं क्या करूंगी, इस एविडेंस के मिडिल पार्ट से ही, सेंटर से ही 2 मेजरमेंट्स लूंगी, जो कि इस, मान लीजिए एक रूम बना हुआ है यहाँ पे, तो इस रूम के जो कॉर्नर्स है, तो ये कॉर्नर 1 हो गया, ये कॉर्नर 2 हो गया हमारे पास। अब इन कॉर्नर्स पे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। ट्राइंगल फॉर्म हो गया, दोनों कॉर्नर से डिस्टेंस मेजर हो गई, तो ये बेस लाइन से मोर एक्यूरेट है, मोर यूजफुल है। ज्यादा क्राइम सीन्स पर हम इनको इस मेथड को यूज कर सकते हैं और करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडोर के लिए भी यूज हो सकता है और ये आउटडोर के लिए भी हो सकता है। नाउ ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसमें भी हम कोई एंगल नहीं देख रहे, इसमें कोई भी एंगल पे हो सकता है। अगर ये वॉल यहीं खत्म हो जाती तो ये एंगल हमारा यहाँ पे छोटा हो जाता, वॉल बड़ी है तो एंगल बड़ा है। बहुत ही बेसिक थिंग है। अब हमने सेंटर से मेजरमेंट ले लिया दोनों तरफ का, इस मेजरमेंट को हम अपने स्केच के अंदर मेंशन कर देंगे। ये हो गया ट्राइंगुलेशन मेथड। नाउ थर्ड मेथड आता है पोलर कोऑर्डिनेशन। अब पोलर कोऑर्डिनेशन है पहली चीज, तो हम जब मेजरमेंट ले रहे हैं हमको ये पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन है
वो किस डायरेक्शन, मतलब जो एविडेंस है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट का हमको हम उसमें मार्क करेंगे कि हमारा क्राइम सीन का अगर मान लीजिए गेट है, गेट कौन सी डायरेक्शन में है, उस अकॉर्डिंग ही हम एविडेंस भी मार्क करेंगे, ताकि एविडेंस का जो लोकेशन है वो मिस ना हो जाए, वो गड़बड़ ना हो जाए रिकंस्ट्रक्शन में। नाउ पोलर कोऑर्डिनेशन के लिए हम एक पोल देखते हैं, इसमें आप डिस्टेंस भी देखते हैं और एंगल भी देखते हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेशन में हम एंगल भी देख रहे हैं, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेशन के अंदर जरूरी नहीं है हम कि वॉल लेंगे, हम कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, उससे कितने एंगल पे हमारा एविडेंस प्रेजेंट है उसको हम काउंट करेंगे। तो ये हम एंगल भी देखते हैं और यहाँ से हम वही सेंटर से सेम डिस्टेंस भी मेजर करते हैं। ये एंगल हम डिग्री की फॉर्म में देखते हैं, बहुत बेसिक है ये तो। इसके अलावा हम इसको इंडोर क्राइम सीन्स में जनरली यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेशन को, क्योंकि इंडोर क्राइम सीन में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि पोल्स जो हैं, जैसे कि आप इंडोर के अंदर मान लीजिए मेरे पास कोई एक सूटकेस रखा था, वो सूटकेस मेरा एविडेंस है। अब वो सूटकेस दीवार से या विंडो से कितना डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे रखा है, उसको अगर मुझे मेजर करना है तो मैं पोलर कोऑर्डिनेशन यूज करूंगी। आउटडोर में भी कर सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेशन को, जैसे लाइट इलेक्ट्रिसिटी पोल वगैरह होते हैं, उनसे भी आप मेजर कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको आउटडोर को भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे आप आउटडोर को भी मेंशन कर सकते हैं साथ में। नाउ फोर्थ मेथड है क्रॉस प्रोजेक्शन। क्रॉस प्रोजेक्शन मेथड जो है वो मोस्ट यूजफुल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्रॉस प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो जो क्राइम सीन स्केच होगा उसमें जितनी भी वॉल्स हैं, चारों वॉल्स को, बेस और सीलिंग को हम ओपन बना देंगे, ओपन करके बनाएंगे। अब जो ये क्राइम सीन स्केच होता है, इसमें जैसे ये जो है पार्ट, ये हमारा फ्लोर है, ये चार हमारे वॉल्स हैं। अब इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मुझे सीलिंग भी बनानी है, अगर मान लीजिए मेरा ब्लड पूल सीलिंग पे भी प्रेजेंट था, तो मैं उसको कैसे बनाऊंगी? उसके लिए कोई भी एक वॉल के साथ में मैं एक और ऐसा रेक्टेंगल ऐड कर दूंगी, जो कि किसको डिनोट करेगा? सीलिंग को डिनोट करेगा। इट्स क्लियर। अब ये जो सीलिंग को डिनोट कर रहा है, अगर कोई यहाँ पे मेरा एविडेंस प्रेजेंट है, ब्लड पूल प्रेजेंट है, या मान लीजिए आप फायरिंग का केस है, फायर आर्सन का केस है, तो यहाँ पे कोई फायर मार्क बना हुआ है, इसको मैं कैसे मार्क करूंगी? क्रॉस प्रोजेक्शन है, तो हम इसकी और इसके साथ में जो ऑब्जेक्ट होगा नियर में, उसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हमको दिया हुआ है कि यहाँ पे एक ए एविडेंस है। अब ये ए एविडेंस इस सोफा से, इस टेबल से, इस चेयर से, और एक ये जो कॉर्नर पे कुछ तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इससे कितना डिस्टेंस पे है? क्रॉस प्रोजेक्शन में हम क्रॉस मीन्स थोड़ा और इजी में समझते हैं इसको। जैसे मैंने इसकी डिस्टेंस देख ली सोफा से, मैंने इसकी डिस्टेंस देख ली चेयर से और टेबल के सेंटर से, सब ऑब्जेक्ट के सेंटर से ही देखना है, सेंटर से देख ली। अब मैं आगे जब इसको रिकंस्ट्रक्ट करूंगी, तो ये तीन जो ऑब्जेक्ट्स इस रूम के अंदर प्रेजेंट थे, इन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में जितनी मैंने मेजरमेंट ली, मान लीजिए आप एक अप्रोक्सीमेटली कि हाँ 50-50 सेंटीमीटर दूर तीनों चीजें थी, 50-50 सेंटीमीटर दूर थी, तो मैंने तीनों से 50-50 सेंटीमीटर दूर पे लाइंस प्रिपेयर कर ली। अब वो लाइंस जहाँ पे क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे मेरा वो एविडेंस प्रेजेंट था। ये क्लियर हो गया? ये क्रॉस प्रोजेक्शन हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ स्केच। अब स्केच भी दो टाइप से बनाए जाते हैं क्राइम सीन पर, एक रफ स्केच होता है, एक फाइनल स्केच होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, इट्स क्लियर दैट रफ स्केच इज बेसिक स्केच, जिसके अंदर कोई भी बहुत इंफॉर्मेशन ऐड नहीं है, रफ है, आप क्राइम सीन पर इमीडिएटली प्रिपेयर कर रहे हैं। और फाइनल स्केच जो है आप बाद में ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि एक तरीके से इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट। Blueprint means it's a final, it's a complete, it's a 100% true sketch. Now, rough sketch के अंदर क्या देखेंगे हम कि rough sketch के अंदर क्या points include हो सकते हैं? Rough sketch should be completed on the scene only. The rough sketch is created as investigator work.
through the crime scene. When you are visiting the crime scene, when you are seeing or investigating the crime scene, that time only you have to prepare the rough sketch. Now, not to scale, नो स्केल और कोई भी आप मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं रफ स्केच में, सिर्फ आप जनरली एक प्रिपेयर कर रहे हैं डायग्राम की फॉर्म में कि कहाँ क्या प्रेजेंट है। जैसे कि इस इमेज में आपको नजर आएगा ऊपर कि बहुत बेसिक सी एक बॉडी बना दी, एक सोफा बना दिया, टेबल बना दी, एसी बना दिया टाइप से आपने चीजें सिर्फ इंक्लूड कर दी, कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे। कंटेंट ऑल डिटेल्स, लेकिन डिटेल्स आनी होनी चाहिए, जितने भी एविडेंस है वो सब होने चाहिए। Serve as a reference. It's like only a reference thing. It's not a final. So it's a reference. This sketch is the foundation for final sketch. Final sketch बनाने के लिए आप rough sketch use करेंगे and is often used as a reference to recall details during late stage of investigation in court. Now, what is final sketch? Now, draw off-site. Uh, this not be prepared on crime scene. This is after the crime scene visit. You can prepare with the help of rough sketch. Now, drawn to scale. स्केल के साथ आप बनाएंगे। आपको जो लाइंस बनानी है वो बिल्कुल स्ट्रेट, प्रॉपर, फिनिश्ड होनी चाहिए, फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। नाउ क्लीन एंड अनक्लटर्ड, क्लीन होना चाहिए, कहीं पे आप कट नहीं लगाएंगे, कहीं से आपने मिटार दिया, कहीं पे आपने इरेज कर दिया, वाइटनर यूज कर लिया, वो सब चीजें आपको नहीं करनी है फाइनल स्केच में। इट शुड बी अ प्रॉपर कंप्लीट क्लीन एंड प्रॉपरली अंडरस्टूड द टाइप ऑफ स्केच यू हैव टू प्रिपेयर। यूज फॉर प्रेजेंटेशन, ऐसा आपको फाइनल स्केच बनाना है कि आप कोर्ट में देकर जाकर के उसे दे सकते हैं, आप उसमें कोई भी गड़बड़ आपने नहीं करी है, ऐसा आपको फाइनल स्केच बनाना होता है। नाउ अ क्राइम सीन स्केच शुड कंटेन, क्राइम सीन स्केच के अंदर क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए। क्राइम सीन स्केच के अंदर एक टाइटल ब्लॉक होगा जिसके अंदर आप केस नंबर लिखेंगे, इन्वेस्टिगेटर का नेम लिखेंगे, डेट एंड टाइम ऑफ स्केच, लोकेशन ऑफ क्राइम सीन और विक्टिम्स नेम इफ यू नो, if you know about the victim's name then you can mention it. uh, at what time you know about the victim's name, in that situation, in that victim is alive or you got some document of the victim, then you can write the name. Legend और keys, अब इसके अंदर क्या इंक्लूड करेंगे, सिंबल्स, नंबर्स, लेटर्स स्केच के अंदर आप यूज कर सकते हैं। सिंबल्स मीन्स लाइक एक एग्जांपल जैसे कि नीचे दिया हुआ है, नाइफ है, नाइफ है, ब्लड है, मान लीजिए आप कोई फ्रूट प्रेजेंट था क्राइम सीन पर, कोई ग्लास प्रेजेंट था, मैं या तो उनको 1 2 3 नंबरिंग दे दूं। क्राइम सीन स्केच फोटोग्राफी में आपने देखा होगा कि वो 1 2 3 वाले मार्क्स आप रख देते हैं एविडेंस पे, या तो मैं वो कर दूं, क्योंकि फोटो के अंदर तो वो ऑलरेडी आ रहा है कि 1 नंबर का मेरे पास कौन सा एविडेंस है। स्केच के अंदर मैं 1 2 3 भी लिख सकती हूँ, ABCD के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं कोई और सिंबल्स भी दे सकती हूँ। इस तरीके से आप करेंगे ताकि जो स्केच बनेगा वो बहुत ज्यादा मिक्स्ड ना बने। इट इज क्लीन, इट शुड बी क्लीन, दैट्स व्हाई। नाउ स्केच डिटेल्स के अंदर मेजरमेंट्स आनी चाहिए, बेसलाइन मेथड, कौन सा मेथड आपने यूज करा है, कौन से एंगल पे आपने लिया है, कंपास डायरेक्शन, भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कंपास आप यूज कर रहे हैं, स्केल, कौन सा स्केल, कितना सेंटीमीटर पे ले रहे हैं, इंच पे ले रहे हैं, फुट पे ले रहे हैं, ये सब चीजें। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन, डिस्क्रिप्शन के अंदर लेआउट द एरिया, कहाँ पे वो एविडेंस प्रेजेंट था उस एरिया को आप बताएंगे। पोजीशन ऑफ ऑल एविडेंस, कहाँ कहाँ पे एविडेंस प्रेजेंट है वो बता दिया। पोजीशन ऑफ विक्टिम्स और सस्पेक्ट, इफ सस्पेक्ट या विक्टिम प्रेजेंट है क्राइम सीन पर, जब आप इन्वेस्टिगेटर पहुंचा है तब क्या क्या विक्टिम कहाँ प्रेजेंट था, इफ विक्टिम की बॉडी प्रेजेंट है तो वो कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट थी, ये मेंशन करेंगे। अदर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इन कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे हैं वो भी आपको मेंशन करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर देंगे। नाउ सर्चिंग मेथड्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्राइम सीन। सर्चिंग मेथड्स के अंदर क्या है, when investigator or IO investigating officer went to the crime scene, reached to the crime scene. Now, what he do? How he analyzed the crime scene? How he searched the crime scene? How he walked into the crime scene? उसके भी कुछ टेक्निक्स होगी, ऐसे आप रोम तो नहीं कर सकते जा करके कि कहीं से भी कुछ एविडेंस उठा लिया फिर कहीं से कुछ उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। Now, if it is indoor crime scene,
then it should be one exit or entry gate or the same exit entry gate, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए इंडोर क्राइम सीन है, सबसे पहला हम देखते हैं, तो आप एंट्री से ही एंटर करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है एंट्री से ही एंटर करेगा। अब इफ इट इज स्क्वायर और इट इज इन पर्टिकुलर शेप, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिप मेथड का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रिप मेथड क्या है कि आप सिर्फ वर्टिकल ही मूव करेंगे या फिर हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। पहली चीज तो स्ट्रिप के अंदर दोनों डायरेक्शन कवर नहीं होगी, या तो सिर्फ वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। इसके अंदर जैसे दिखाया गया है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि स्टार्ट कर रहा है आईओ मूव करना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट करा यहाँ से, मूव करा, देन अगेन ही रिटर्न इन द सेम नेक्स्ट स्ट्रिप, नॉट इन द सेम स्ट्रिप। नेक्स्ट स्टेप में मूव करा, आगे बढ़ा और फिर उसके आगे वाले स्टेप के अंदर एंटर कर गए। इस तरीके से आपने पूरे क्राइम सीन को सर्च कर लिया। इस क्राइम सीन, इस पर्टिकुलर अगर आप मेथड को यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट पॉइंट अलग होगा, एग्जिट पॉइंट अलग होगा, आप वापस से स्टार्ट पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं, ये चीज को ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रिप मेथड हो गया। लेन मेथड या लाइन मेथड, या इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, लाइन मेथड बोल सकते हैं। इसके अंदर आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप गए वापस उसी डायरेक्शन में आ गए, देन नेक्स्ट आपने लाइन कवर करी, वापस उसी में आ गए, फिर थर्ड वाली करी, फिर वापस उसी में आ गए। इस तरीके से कर रहे हैं आप, अगली में शिफ्ट नहीं हो रहे, सेम में वापस आकर के फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया आपका लाइन मेथड। नाउ थर्ड है स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड दो तरीके से होता है। फोटो में जैसा दिख ही रहा है कि आप या तो बाहर से स्पाइरल फॉर्म में जा रहे हैं, जैसे अपनी स्प्रिंग होती है, आपने देखा होगा, स्टार्ट होती है अंदर 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 जाती जाती है, पे आपने एक पॉइंट से स्टार्ट करा, आप धीरे 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 इनर साइड पे जा रहे हैं, या फिर आप मिड पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो और धीरे 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 आउटर पॉइंट पे आ जाएंगे। जनरली ये वाला जो आप मेथड है, इसको हम आउटडोर क्राइम सीन्स में और मेजरली इसको हम डिजास्टर विक्टिम केसेस के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि प्लेन क्रैश हो गया या फिर कहीं सुनामी आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, इन जगह पे यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम मैक्सिमम एविडेंस हम कवर कर सकते हैं। नाउ लिंक मेथड। लिंक मेथड जो है उन क्राइम सीन पर यूज करा जाता है जो कि आउटडोर हो या इंडोर हो, लेकिन उनके मल्टीपल सैटेलाइट क्राइम सीन्स भी प्रेजेंट है। लाइक प्राइमरी क्राइम सीन हो गया जहाँ पे मेन आपका क्राइम कमिट हुआ है ना। अगर आपको इससे आगे बढ़ना है तो आप सेकेंडरी क्राइम सीन पर जा सकते हैं। एक जगह पे कोई किसी ने किसी बॉडी को मर्डर करा, कोई मर्डर हुआ, बॉडी को ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे क्राइम सीन पर, दूसरी लोकेशन पर, दैट इज सेकेंडरी क्राइम सीन। ना उस बॉडी से भी कुछ पार्ट उठा करके किसी ने थर्ड प्लेस पर रख दिया, वो क्या थर्ड क्राइम सीन, वो क्या टर्शरी क्राइम सीन। इस तरीके से जो लिंक बन रहा है उसको हम लिंक क्राइम सीन की फॉर्म में देखते हैं। तो वो जो लिंक बना उसका सर्च मेथड अलग होगा। ए से स्टार्ट करा, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, इस तरीके से हम लिंक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक एविडेंस या मल्टीपल एविडेंस हमको हर लोकेशन पर मिल रहा है। नेक्स्ट है ग्रिड मेथड। अब जैसे कि हमने स्ट्रिप में देखा था कि आपने एक पॉइंट से स्टार्ट करा और आप या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चल रहे हैं, लेकिन ग्रिड के अंदर आप हॉरिजॉन्टल भी चलेंगे और वर्टिकल भी चलेंगे। स्टार्ट आपने एक पॉइंट से करा, एंड आपने दूसरे पॉइंट पे कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों पॉइंट जो है वो नियर में हैं, इसलिए क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल भी कर लिया और वर्टिकल भी कवर कर लिया, इसलिए आप नियर पॉइंट पे आ गए हैं। ग्रिड मेथड जो है वो इंडोर आउटडोर दोनों के लिए यूज हो सकता है, और ग्रिड मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है जिससे कि आप सब मैक्सिमम से मैक्सिमम एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मेथड है जोन मेथड। जोन मेथड इंडोर क्राइम सीन्स के लिए यूज होता है क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए जोन्स बनाने के लिए। जोन 4 भी हो सकते हैं, मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है क्वाड्रेंट मेथड, जिसके अंदर हम जैसे जोन के अंदर तो आपने मल्टीपल्स डिवाइड कर दिए, लेकिन क्वाड्रेंट जैसे मैं बनाती हूँ, क्वाड्रेंट के अंदर जो है हम 4 ही में डिवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, 4 ही क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, 1 2 3 4,
चार ही हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हमें इन्वेस्टिगेट करना है तो वो चार ही क्वाड्रेंट्स में हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये हो गए हमारे सर्चिंग मेथड्स। नाउ क्राइम सीन फोटोग्राफी पे आते हैं। क्राइम सीन फोटोग्राफी भी एक प्रोफेशनल वर्क है। क्राइम सीन फोटोग्राफी की अलग ब्रांच है। फोरेंसिक फोटोग्राफी और क्राइम सीन फोटोग्राफी के लिए अलग रिक्रूटमेंट्स भी होते हैं सेल्स के अंदर। क्राइम सीन फोटोग्राफी स्पेशलाइज्ड फोटोग्राफर ही करता है। इसके चार टेक्निक्स होती हैं क्राइम सीन फोटोग्राफी की, जो हमको यूज करनी होती है फोटोग्राफ करने के लिए। एक ही क्राइम सीन पर चारों का यूज करना है, सिर्फ एक क्राइम सीन पर एक का यूज नहीं करना है, एक ही क्राइम सीन पर चारों यूज होगी। फर्स्ट है ओवरव्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप एक ओवरव्यू की फॉर्म में क्राइम सीन को ले रहे हैं, कि उससे ये पता चल जाएगा कि इंडोर है आउटडोर है, लोकेशन कहाँ है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। एक बेस प्रिपेयर होता है ओवरव्यू क्राइम सीन से, जो कि नॉर्मल फोटोग्राफ्स होते हैं। मिड रेंज फोटोग्राफ, जिसके अंदर मैं एक एविडेंस दिखा रही हूँ, लाइक मेरे पास कोई एक गन प्रेजेंट थी एविडेंस में, उसके पास में ही बुलेट कार्ट्रिज प्रेजेंट है। अब मैं मिड रेंज में ऐसा फोटो लूंगी कि दोनों नजर आए। और क्राइम सीन फोटोग्राफी का जो फोटो हो वो ऑलवेज बी ऑन 90 डिग्री टू द एविडेंस, सो दैट कोई एविडेंस डीप दिख रहा है, कोई डेप्थ पे दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा दिख रहा है, ऐसा ना हो। पर्टिकुलर जो साइज है वही नजर आनी चाहिए। 90 डिग्री पे होगा तो एंगल में डिफरेंस नहीं आएगा। इस तरीके से हम मिड रेंज फोटोग्राफी करते हैं कि दूसरा एविडेंस भी जो उसके पास में प्रेजेंट है उसका भी हम रेफरेंस देख सकते हैं कि इसके पास में यही चीज प्रेजेंट थी। क्लोजअप के अंदर हम पर्टिकुलर सिंगल एविडेंस का फोटोग्राफ लेते हैं। जैसे कि फायर आर्म है तो फायर आर्म का ही इमेज है, बुलेट है, कार्ट्रिज है तो उसी का इमेज है। ओके, सो क्लोजअप के अंदर हम पर्टिकुलर एविडेंस का ही फोटोग्राफ कर रहे हैं, सिंगल सिंगल एविडेंस का। 90 डिग्री पे लेना है फोटो। बर्ड आई के अंदर हम पूरे ही क्राइम सीन का एक सिंगल इमेज लेंगे, जिसके अंदर पूरा क्राइम सीन डिटेल समझ में आ जाए, मिल जाए। बर्ड आई व्यू होता है, जैसे कि आप ऊपर से देखते हैं बर्ड्स कैसे, बर्ड्स को कैसा इमेज दिखता है। जैसे कोई क्राइम सीन है, मान लीजिए इंडोर क्राइम सीन है, उसका आप छत हटा देंगे। कोई रूम है, उसका आपने छत हटा दिया, अब आप ऊपर से उसका इमेज ले रहे हैं, वो बर्ड आई व्यू हो गया। तो ये हो गया क्राइम सीन फोटोग्राफी के टाइप्स। नाउ थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और इसको एक कॉर्ड के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड योर प्लेस बाय योर ओन। नो वन विल हैंड इट टू यू। कोई भी आपको आपकी जगह नहीं देगा, आपको खुद खुद की जगह खुद ही प्रिपेयर करनी है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।